Hi everyone, welcome back to my YouTube channel UN Kumar Maths Lover. Dear student, today our topic is elementary transformation. There are two types of elementary transformation, row transformation and elementary column transformation. Elementary row transformation and elementary कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे होता है, इससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। 12 लेवल में बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं है, बस आपको दो तरह के यूज पढ़ने होते हैं, एक रैंक निकालने के लिए, और रैंक निकालने के लिए भी आपको क्या करना होता है कि उससे सबसे पहले आपको उसे एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना होता है, जिसको कहीं कहीं एचेलॉन फॉर्म भी लिखा जाता है, ECHE ऐसे इसका स्पेलिंग होता है, और इसको पढ़ा जाता है एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म, दोनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके हेल्प से तब फिर रैंक निकलता है। तो एक तो इनवर्स निकालने में यूज होगा और दूसरा रैंक निकालने में। जब हायर क्लास में आप जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहां पर आपको LPP पढ़ना होगा। यहां पर आप 12 में भी LPP पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और उसको आप सॉल्यूशन जो है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो होंगे वह आपको ग्राफिकल मेथड से होंगे, ठीक है। और वहां जब जाइएगा आप ग्रेजुएशन में, तो ग्राफिकल के साथ साथ आपको सिंप्लेक्स मेथड भी आएगा। ग्राफिकल आपको 2 वेरिएबल तक वैलिड होता है, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है तो ग्राफिकल उतना अच्छा नहीं रह पाता है, वैलिड नहीं हो पाता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सबसे पहले हमको रूल जानना होगा कि इससे रिलेटेड रूल क्या है। तो मात्र 3 रूल है, ठीक है, ओनली 3 रूल्स। 3 रूल्स क्या क्या है वो देखिए। सबसे फर्स्ट रूल है, कहता है इच रो और कॉलम, दोनों में से कोई भी, इच रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड। देखिए, डिवाइड लिखना जरूरी नहीं होता है, डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे अगर हम बोलते हैं 5 को 3 से डिवाइड कीजिए, या ये कहिए कि 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो दोनों सेम है। सो 3 से डिवाइड करना या 1/3 से मल्टीप्लाई करना, दोनों एक ही चीज है। सो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, डिवाइडेड लिखना जरूरी नहीं है, बट आपको लिख देते हैं each row or column can be multiplied or divided by a non-zero number, a non-zero number, ठीक है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है एक नॉन जीरो नंबर से क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये वर्ड जो है नॉन जीरो नंबर, इट मींस अदर देन जीरो, जीरो को छोड़ करके, जीरो के अलावा किसी से भी आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना अलाउ है, लेकिन आप जीरो से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी हमको जब इनवर्स निकालना होता है, तो इनवर्स निकालने के दौरान हमको कभी कभी जीरो बनाने होते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाने होते हैं। तो जीरो बनाना होता है तो उस वक्त आप सोचिएगा कि चलो जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सोचना आपका गलत होगा। सो आप जीरो से कतई मल्टीप्लाई उसको आप नहीं करेंगे। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो नॉन जीरो नंबर से करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहां समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ ith row is multiplied by a non-zero number k, then it is denoted by कैसे, तो RI ऐसे लिख दिए, अब ब्रैकेट के अंदर के लिख दिए, ठीक है। ये दिखाता है ith रो और यहां के है, के से मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हैं।
अब इसी को दूसरा तरीका है, ये आर आई लिखे और यहां हम एक एरो दिए। ये एरो दिखाता है कि आर आई पर, आईएथ रो पर ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कहां हो रहा है? आईएथ रो पे, ठीक है ना। और कैसा ऑपरेशन हो रहा है? तो K इंटू आर आई, K इंटू आर आई, इट मीन्स K से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं ऑपरेशन कहां हो रहा है? आईएथ रो पे। ऑपरेशन कहां हो रहा है? आईएथ रो पर। और क्या ऑपरेशन हो रहा है? तो K से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर हमको कॉलम के लिए करना होगा तो सी आई पर, आईएथ कॉलम पर, या जेथ कॉलम लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो देखिए जेथ कॉलम और इसको K से मल्टीप्लाई कर दिए। देख रहे हैं ये ऑपरेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट रूल आप समझ गए कि किसी भी रो पर या किसी भी कॉलम में हम क्या कर सकते हैं? किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल देखिए क्या है, हम लोग इसको समझेंगे सेकेंड रूल को भी, और तब हम इस पर आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों रूल्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। जो टोटल इसके 3 रूल्स हैं, देयर आर 3 रूल्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। 3 तरह के रूल्स हैं और उस तीनों रूल को हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या है यहां पर। सेकेंड रूल है आपको यहां 2 rows or columns can be interchanges। इंटरचेंजेज का अर्थ होता है परस्पर अदला बदली करना। ठीक है, परस्पर अदला बदली करना। अगर हम कहीं पे ऐसे लिखते हैं RIJ, इसका मतलब हुआ आईएथ रो को जेथ रो में चेंज कर दिए, जेथ को आईएथ में चेंज कर दिए। इसको सिंबल ऐसे होता है। इसको हम ज्यादातर ये सिंबल हम लोग यूज नहीं करते, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है। देखिए इफ ith and jth rows are interchanges, then it is denoted by, देखिए क्या होता है, RI दिए और ये जो सिंबल है ऐसे जो दिए हम, ये आपको इंटरचेंजिंग को दिखाता है। इंटरचेंज मीन्स परस्पर अदला बदली को। ठीक है, ये RI चेंज हो रहा है RJ में और RJ चेंज हो रहा है RI में। ith रो jth रो में कन्वर्ट हो रहा है और jth रो ith में कन्वर्ट हो रहा है। बस अप डाउन शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसी को देखिए कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, RI ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, RJ ऐसे, है ना। यह भी इंटरचेंजिंग का सिंबल है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या रूल है। तीसरा रूल कहता है एनी रो और कॉलम कैन बी एडेड टू or subtracted from other row or column after multiplying by a non-zero number। कहने का मतलब यह है कि किसी भी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मन ही मन, आपको वहां पे करना नहीं है, डायरेक्ट ब्रेन के अंदर मल्टीप्लाई किए और जो रिजल्ट आया उसको आप ले जा करके किसी दूसरे रो
पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह का काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में मन ही मन किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट आपको मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसको किसी दूसरे कॉलम पर जाकर के आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जिस कॉलम पर जाकर के ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है ना, या फिर जिस रो पर ले जाकर के हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हम मल्टीप्लाई या डिवाइड अभी नहीं कर रहे हैं। हालांकि करें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां इसका ऑपरेशन अगर हमको दिखाना हो सिंबल में तो कैसे दिखाएंगे, इसके ऑपरेशंस को हम सिंबल में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखना है। आइए देखिए, कहता है इफ ith रो is multiplied by a non-zero number k and added to another row या another ऐसे लिखते हैं एडेड टू jth रो देन इट इज डिनोटेड बाय, कैसे इसको सिंबलाइज किया जाता है देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, किस पर ऑपरेशन हो रहा है, कहां जोड़ा गया है, jth पर। किस पर जोड़ा गया है, jth पर। तो हम ऐसे लिखेंगे rj। अब यहां क्या हो रहा है rj पर, तो rj प्लस k इंटू, किसमें k से मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए k से किसमें मल्टीप्लाई हुआ, ith रो में, तो ri। तो गौर करिए कि ऑपरेशन हो कहां रहा है, jth रो पर, तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। मल्टीप्लाई ith वाले में करके उसको ले आए यहां और ऐड कर दिए हैं। सब्ट्रैक्ट की आवश्यकता होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रोसेस समझा दिए। यही काम आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। jth कॉलम पर हम ci प्लस k इंटू c, यहां पर सॉरी यहां तो j ही होगा, ci ith कॉलम। देखिए ये कॉलम पर हुआ ऑपरेशन। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो दो तरह से लगाते हैं, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहिए या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहिए। आप या तो रो वाइज लगाएंगे। रो वाइज का मतलब यह होता है कि एक बार यदि आपने रो पर ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यू आपको रो पर ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, आप कॉलम पर नहीं लगाएंगे बीच में। ठीक है, और ठीक उसी तरह से यदि आप एक बार कॉलम पर स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना तो लास्ट तक आप कॉलम पर ही ऑपरेशन करते रहेंगे। ये नहीं कि कुछ स्टेप कॉलम पर किए और आगे चल करके हमने उसको रो पर कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन। सो रो पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो रो वाइज, और कॉलम पर करेंगे तो ओनली कॉलम पर करेंगे। यदि कॉलम पर करेंगे तो वह कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, और यदि रो पर करेंगे तो वह रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। जब डिटर्मिनांट में हम जाते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वहां क्या होता है डिटर्मिनांट के अंदर कि जहां मन करता है हम रो वाइज लगा लेते हैं, उसी को सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं पर कॉलम भी लगा लेते हैं। तो वहां किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स का हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप एक बार यदि रो लगाना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट तक आपको रो ही लगाने होंगे, और यदि एक बार आप कॉलम लगा देते हैं तो लास्ट तक आपको कॉलम ही लगाने होंगे। ठीक है, अब आप एक बात जान लीजिए कि इस पर आधारित दो तरह के
मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया, ठीक ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर दो तरह के मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया। एक है आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स और दूसरा है इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट बोल लीजिए या इक्विवेलेंस कह लीजिए। तो दो तरह के जो है सो मैट्रिक्स इस पर डिफाइन किया गया है। सबसे पहला आपको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है सो समझिए। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहता है कि जब हम सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्म, तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाए हैं, कोई भी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई कर देते हैं यूनिक मैट्रिक्स पर, तब जो हमको मैट्रिक्स मिलता है उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो कहते हैं इफ, है ना, वी अप्लाई सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन on a unit matrix, on a unit matrix, then obtained matrix is called elementary matrix, elementary matrix, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए कैसे। I इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये थर्ड ऑर्डर का आपको क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये आई नहीं लिखेंगे अब इसको, इससे रिजल्ट जो आएगा वो एक अलग इक्विवेलेंस तरफ से, चाहे एलिमेंट्री कह लीजिए, ई आई से कह लीजिए, एलिमेंट्री, है ना, मैट्रिक्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ये क्या होगा, कोई एक ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए जो दिल करे आपको। मन करता है कि इंटरचेंज वाला ही कर दें, तो चलिए इसको यहां ला दें, इसको यहां कर दें। तो 0 1 0 1 0 0, और ये लास्ट वाला वैसे ही है। हमने क्या किया है, यहां R1 का इंटरचेंजिंग हम R2 से कर दिए, R1 का इंटरचेंजिंग हम R2 से कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है, R1 R2 पे चला गया और R2 R1 पर चला आया है, देख रहे होंगे आप आसानी से। तो ये जो आपको मिला नया मैट्रिक्स, इसको अब हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए एक होता है इक्विवेलेंट, अगला है आपको क्या? इक्विवेलेंट चाहे इक्विवेलेंस, जो कहना है आप कहिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होता है? तो अब कोई मैट्रिक्स फिक्स नहीं है। अभी तो यहां फिक्स था कि यूनिक मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन इस केस में कोई मैट्रिक्स फिक्स नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। और जब उस पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगाते हैं तो जो नया मैट्रिक्स हमको मिलते जाता है वह सारा मैट्रिक्स जो होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ वी अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इफ वी अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन on any matrix, then obtained matrix is called, क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट matrix of given matrix,
गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स अगर हमको दे देता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको दे दिया और उस पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे। और उस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल कैसे देंगे हम, है ना, ये जानना है। ठीक है, तो देखिए जैसे सिमिलरिटी का सिंबल देते हैं, ठीक उसी तरह से इसका भी सिंबल हम लोग देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए लेकर के दे दिया एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 2 3 4, ऐसे हम ले लिए। अब देखिए देन अब ऐसे सिंबल दे दिए, है ना, तो देखिए ये जो सिंबल है यही इक्विवेलेंट का है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिख जाएगा, ऐसे भी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में कुछ भी रहे। तो ये आपको है। और अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन 1 2 3 ऐसे ही छोड़ दिए, 4 5 6 भी हम छोड़ दिए, और यहां हम क्या किए कि 5 लिख दिए, उसके बाद हम यहां आपको 9 लिख दिए, फिर यहां पर आपको हम 13 लिख दिए। अब हम क्या किए हैं वो आपको बताते हैं। किसमें चेंजिंग आया है, R3 में। किसमें चेंजिंग आया है, R3 में। तो कैसा चेंजिंग, तो R3 पर ऑपरेशन हुआ तो R3 लिखाया, जहां ऑपरेशन हुआ वो लिखा गया। कैसा ऑपरेशन, तो R3 प्लस 3R1, इट मीन्स R1 में 3 से गुना किए। अब एक ही आप बताइए कि जब R1 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 1 जा 3, यहां तो 1 ही रह गया, यहां तो कोई बदलाव नहीं आया। दरअसल हम इसमें मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वह जाके जोड़ कहां रहे हैं, R3 पर। तो बदलाव किस में आना चाहिए, R3 में ही आना चाहिए, R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा। मल्टीप्लाई मन ही मन किए, 3 इकाई 3, वो 2 पर आके जोड़े तो 5, 3 दूनी 6, और 3 को गुना किए और 3 को ऐड किए 9, 3 3 जा 9, और 4 के साथ ऐड किए 13। क्लियर है, देख रहे हैं, तो ये आ गया। तो अब ये जो न्यू मैट्रिक्स मिला इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ए का इक्विवेलेंट आ गया। अब ये हम लोग सीख गए।